आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास की एसएसटी की बुक है हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 11। ठीक है, अगर ये आपके सिलेबस से कट गया है तो आप दूसरी जाके वीडियो देखना, आपको आई बटन पे न्यू वीडियो दिख जाएगी या डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक दे दूंगी। तो इस चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है, साम्राज्य का मतलब होता है जो बहुत बड़ा किंगडम हो, राज्य का मतलब है जो छोटा छोटा सा हो। तो यहाँ पे हमें बताती है कि क्या बताती है प्रशस्तियाँ। ठीक है, दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हम एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में यह एक दरबारी कवि हरिशेष द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता है। इसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया था। ठीक है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई है। किसी भी स्तंभ पर इसलिए खुदाई की जाती थी ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि हम जानते हैं अगर पेपर पे लिखते हैं तो उसे कीड़े खा जाते थे या जल जाते थे या सड़ जाते थे। फिर हम लोगों ने लकड़ी के छिलकों पर लिखना शुरू करा, सेम उसमें यही प्रॉब्लम आई कि वो सड़ जाते थे या उसमें कीड़े लग जाते थे। तो इसीलिए उन्होंने जो जो मिट्टी के स्तंभ होते थे या दीवार पर पत्थर पर उस पर खोद खोद कर लिखा जाता था ताकि उसे सालों सालों तक बचाया जा सके। तो इसीलिए हमें अभी भी वो स्तंभ से पता चलता है। यह एक विशेष किस्म की अभिलेख है जिसे प्रशस्त कहते हैं। ठीक है, यह एक संस्कृत शब्द है। हमें पता है कि संस्कृत एक बहुत ही पुरानी भाषा है, बिल्कुल तमिल भाषा की तरह, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा, यानी कि तारीफ करना किसी की भी। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा तुम अध्याय 10 में गौतमी पुत्र की सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है, यानी कि प्रशंसा के बारे में। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व बढ़ गया। मतलब उस टाइम पे ये लोग तारीफ पे ज्यादा फोकस करने लगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए कि उनके पूर्वजों ने क्या करा है। हो सकता है ऐसा ना कि वो उस टाइम पे जीवित ना हो, लेकिन अगर वो उन्हें स्तंभ पे या पत्थर पे कहीं पे मिला तो उनको उसे उनकी हिस्ट्री पता चल जाएगी, पास्ट यानी। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यानी कि उसके तारीफ में उन्होंने क्या कहा था, तो कहते आओ देखे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि इनमें से राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब होता है एक्सेलेंट, बहुत अच्छा, कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक ये ईश्वर के बराबर बताया गया है। वो अपने राजा को इतना मानते थे जैसे किसी भगवान को मानते हो। प्रशस्ति के लंबे समय वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे एक ही वाक्य का अंश दिया गया है, पर उनका मानना था। यहाँ पर वो हमें पोयम एक दिखाता है, योद्धा समुद्रगुप्त। योद्धा इसलिए कहा गया है क्योंकि एक वो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का काम होता था अपने राज्य की रक्षा करना या अपने राज्य की जो राजा होते हैं उसकी रक्षा करना, इसीलिए योद्धा। वो फाइटर थे जिनका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों ये सारे हथियारों के नाम हैं, तथा तलवारों, लोहे की गदाएं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। घाव किस लिए? क्योंकि जब वो लड़ाई करने जाते थे तो उनके हाथ पैर पे बहुत घावों के निशान होते थे, क्योंकि उस टाइम इन सब चीज़ों से लड़ाइयाँ होती थी। और उस टाइम पे जो मेडिसिन थी उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं करी थी, वो जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे, तो सिर्फ घाव ठीक होते थे, निशान रह जाता था। और ये लोग निशानों को कहते थे ये हमारी सबसे अच्छी ज्वेलरी है, ये सबसे सुंदर है। योद्धा का तो सबसे अच्छा श्रृंगार है उनके शरीर का घाव, उन लोगों का ये मानना था। मानचित्र 7 में यानी कि जो हमारा मैप है उसमें बताया गया है कि गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से दिखाया गया है। ठीक है, तुम पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु देखोगे, उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग का भी मिलेगा, जो कि हमें पूरे मैप में ऐसे दर्शाया गया है। आप इसे देख सकते हो। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जिसका नाम अभी पटना है, वहां से लेकर कन्नौज, मथुरा के प्रयाग से लेकर ये हमारा पूरा ग्रीन कलर का दिखाया गया है। उसके बाद ये पर्पल कलर का, उसके बाद लाइट ब्लू, उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी नीले रंग का भी मिलेगा। यह मानचित्र यह बताता है हमें कि अब यहाँ पे हमें उन्होंने बता दिया। सबसे पहले ये तो आप, क्योंकि अलग अलग मैप आपको अलग अलग रंग में मिल जाएंगे तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जब आप मैप पढ़ोगे ना उसमें ध्यान देने की बात है। तो वो कहते हैं मानचित्र यानी कि जो आपका मैप है इस प्रशंसित में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं, उनके प्रति समुद्रगुप्त की प्रतिनीतियों का वर्णन करते हैं, उनके बारे में वे बताते हैं। ठीक है, उनका कहना है कि मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था।
ये जितना भी है पहले समुद्रगुप्त के राज्य में नहीं था, लेकिन उन्होंने फाइट करी और उस राजा का जो ये जमीन है पूरा अपने कब्जे में ले लिया, इसीलिए बोला है ये अब उसका पार्ट है। इसके बाद दक्षिणी पथ यानी कि साउथ के साइड की बात कर रहे हैं कि 12 शासक थे। इस वाले में आपको ध्यान रखना है कि 9 शासकों पर उसने कब्जा करा है, और जो दक्षिण साइड थे, ठीक है, साउथ साइड, उन्होंने कितने करे? 12 यानी कि 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखाए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया। समर्पण इसलिए कर देते थे ना, ताकि वो मरे नहीं, वो जिंदा रहना चाहते थे, और कहीं ना कहीं वो क्या चाहते थे कि हमें आजादी रहे, क्योंकि उस टाइम पे या तो राजा को पकड़ के मार दिया जाता था या उसकी गर्दन काट दी जाती थी। लेकिन अगर किसी ने समर्पण कर दिया तो राजा खुश हो गया, तो उसको जिंदा छोड़ देगा या किसी गांव का, छोटे गांव का कुछ नेता या लीडर के टाइप में नियुक्त कर देगा। तो डरे हुए लोग समर्पण करना ज्यादा प्रेफर करते थे, लेकिन बहुत कम ऐसे हम राजा महाराजाओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपने गर्दन तक कटवा ली पर किसी के सामने समर्पण नहीं करा। लेकिन जो ये थे समुद्रगुप्त, उसके सामने इन्होंने कर दिया। शिवाजी के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं करा था, वो आखिरी दम तक लड़ते रहे। तो मैं आपको पहले वो रेड पॉइंट दिखा देती हूँ। ये है वो सारी जगह, ठीक है, अलग अलग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। इस पे कब्जा कर लिया, जो गुप्त वंश द्वारा जीते गए थे, ठीक है। तो दो आपको समझ आ गया कि जहां जहां पे उन्होंने गुप्त वंश के जो राजा थे जिन्होंने कब्जा करा था। आगे कहते हैं पड़ोसी देश, ठीक है, जो कि नियर कंट्री थे। आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। आंतरिक का मतलब होता अंदर की साइड वाला घेरा, जो बैंगनी यानी कि पर्पल रंग से हमको बताया है। इसमें से असम तटीय, बंगाल, नेपाल और उत्तरी पश्चिमी के जो संघ है, संघ को यानी कि जो ग्रुप कहते हैं बेसिकली, ठीक है। आप पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, और जिन्होंने नहीं देखा जाके वो लेक्चर आप एक बार देख लो। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उसके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। उन्होंने बहुत बड़ा ही कब्जा करा था। अब वो देखो कौन कौन से पार्ट है। ये रहा वो नेपाल का हिस्सा, भूटान, जितने भी आपको ये पर्पल कलर में दिख रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करा था? बंगाल के साइड, उत्तर पश्चिम के साइड, उत्तर पश्चिम हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो जितने भी जो सप्तभग्नि के नाम से हम जानते हैं, सबको अपने कब्जे में करके यहाँ के जो राजा महाराजा थे जिन्होंने समर्पण करा था, वो आते थे किसके? समुद्रगुप्त के दरबार में आते थे, और उनके लिए उपहार में वो पैसे, घोड़े, हाथी सब कुछ लाया करते थे। सुंदर सुंदर लड़कियां लाते थे, गीत गाने वाले लोग लाते थे। उस टाइम पे ऐसे होता था कि किसी ने किसी राज्य को जीता तो उसकी रानियों को उठा के या तो वो शादी कर लेते थे, या अपने राजा महाराजाओं के घर में, या घर तो नहीं कहेंगे, महल में उसको नौकरानी बना लिया करते थे। तो ऐसे बड़े बड़े उपहार लाया करते थे। ये आपको समझ आ गया। तथा उसके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। अब है हमारा फोर्थ, ब्रह्मा इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है। संभवतः कुषाण तथा शक वंश थे। कुषाण के बारे में आप पिछले चैप्टर में बहुत जानकारी पढ़ चुके हूँ, ठीक है, जिसमें से श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे कर दिया। समुद्रगुप्त से अगर वो नहीं जीत पाए, ठीक है, तो वो क्या चाहते थे कि उससे दोस्ती हो जाए, पर ऐसी दोस्ती कैसे करे? तो उन्होंने अपनी बेटी का ही विवाह उससे करवा दिया कि रिश्तेदारी में वो ऐसे कुछ नहीं करेगा। और ये जो कुषाण वंश था और ये आपका शक वंश था, वो भी यहाँ पे ब्लू कलर से जो दिखाया गया इसी में था। तो उन्होंने समुद्रगुप्त के अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह करवा लिया समुद्रगुप्त से ही, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। पहले मैप को आप एक बार ध्यान से देख लो, और इस मैप में ना जितने भी जगह हैं सारे एकदम रट लो, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो पॉइंट पूछेगा सारे 1-1 मार्क्स के होते, तो मैप आपका 4 या 7 मार्क्स का आएगा। अलग अलग क्वेश्चन में या तो एक ही में आएगा या फिर 2 मैप दे दिए जाते, पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे शुरू करते हैं अगला वाला। अब बोलते हैं कि वंशावलियां क्या है, ठीक है। इस वाले में से आपके 2 नंबर के एक क्वेश्चन आते हैं। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। पूर्वज यानी कि जो उसके इंसेस्टर थे, बहुत बड़े वाले दादा परदादा लोग। यह प्रशस्तियां भी समुद्रगुप्त के प्रतितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा परदादा बोलते हैं हमारे दादाजी के पापा को।
तो इसीलिए परदादा, पूर्वज वाले दादा, परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। ठीक है। उसकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और जो चंद्रगुप्त वंशज के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराजा जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी क्योंकि उनके पूर्वजों से चलता आ रहा था। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में भी उल्लेख है। महाराजा इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब वो राजा को किसी अगले को नियुक्त किया जाता है, मान लो कि राजा का बेटा राजा, ठीक है, तो वो जो अभी नया राजा है उसको उतनी ना नॉलेज नहीं है या उसको बनने में टाइम है, तो वो जो पहले का राजा होता वही काम करता है, बस वो नाम के लिए राजा बनता है, इसीलिए उसको महाराजा कहा जाता था। और उसकी जो संपत्ति होती थी बहुत ज्यादा होती थी, इसीलिए महा मतलब बहुत ज्यादा ये यूज किया जाता था, रूप में उल्लेख किया जाता है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया क्योंकि लोग इसको मानने लगे। इसके कब्जे में बहुत जमीन थी तो वो बोलते हैं कि अब हमारा है। ये देखो एक ड्रैगन फ्लाई, उड़ ना जाए भाई, उड़ गया, चलो कोई बात नहीं। उसके वंश की महत्ता बढ़ जाती है। ठीक है। फिर कहते हैं समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों और जैसे उसके बेटे चंद्रगुप्त की तिथियां तथा वंशावली पूर्वजों की सूची में भी यह जानकारी मिलती है। उसके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उस टाइम पे भी सिक्के का बहुत ज्यादा चलन था क्योंकि जिस किंगडम का, क्योंकि उस टाइम पे स्टेट में नहीं बटा था तो पूरा किंगडम हुआ करता था, तो बोलते हैं अपने किंगडम का जो वो सिक्का था वो बहुत ही प्रचलित है, यानी कि फेमस था। उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। और अभिलेख से हमें या तो दीवारों स्तंभ से पता चलता है या जो पत्थर पे लिखवाए गए थे या मंदिरों में। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान तथा अंतिम शासक को परास्त किया। परास्त का मतलब होता है हरा देना। ठीक है। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उसका दरबार विद्वानों से भरा था। विद्वानों से इसलिए क्योंकि जितने भी वो राज्य को जीता जाता था, उसके जो इंटेलिजेंट मंत्री होते थे और बहुत काम के लोग, उसको वो अपने में ग्रुप में शामिल कर लिया करता था, जिसके लिए हमें संघ वर्ड बताया गया है। ठीक है। अब इतने सारे उसके पास सैनिक थे, इतना बड़ा राज्य था, उसके पास बड़ी सेना थी, तो वो दूसरे दूसरे किंगडम पे जाकर अटैक करता और विद्वानों को और वहां की जो पूंजी है उसको इकट्ठा करके अपने पास लाता। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उसके दरबार में थे। इसके विषय में आप जानकारी 12th में पढ़ोगे। इस पे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको मिस नहीं करना और एमसीक्यू में भी आपसे ये पूछ सकते हैं, तो आपको इसको भी इग्नोर नहीं करना है। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, इसके बारे में आपने बहुत सारी पोएम, स्टोरी और बहुत सारी ऐसी बुक पढ़ी होगी। ठीक है। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में तथा उसकी जीवन से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे। आपने हर जगह इसका नाम सुना होगा, ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे उस टाइम पे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवन हर्ष लिखित, यानी कि इसके जीवन के बारे में लिखा है पर संस्कृत भाषा में। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उसके राजा बनने तक का वर्णन किया है कि बचपन में वे कैसे थे, क्या करा, कैसे रहे और वो राजा कैसे बने, राजा बनने के बाद क्या क्या करा, सब कुछ उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है। किन्होंने? बाणभट्ट जी ने। ठीक है। चीनी तीर्थयात्री को आपने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उन्हें कहते हैं जो स्त्री या पुरुष किसी ऐसे भगवान की पूजा करने के लिए अपना घर वर छोड़कर मोह माया त्याग कर चले जाते हैं। त्याग संघ, जिसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ा है, त्याग संघ के बारे में पढ़ा था ना, जो 3 ग्रुप बना था, उन्होंने बहुत दूर दूर तक बहुत कुछ बनवाया था। काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है। आपने इसका नाम पिछले चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पर देखो उन्होंने क्या कहा था कि जब उन्होंने लिख दिया तब चीन से तीर्थयात्री आए थे। ठीक है। शैवन सत्यांग, जिसके बारे में 10 में पढ़ा था। शैवन त्यांग साग जो था वो कब आए थे? 1400 साल पहले। यहाँ पे बुक में आप देख सकते हो जो 10 चैप्टर, ये 10 चैप्टर का है। वह करीब 16 साल पहले आया। शैवन त्यासांग 14 साल पहले आया भारत। वो चीन के रहने वाले थे और उससे भी पहले थे फाशियन। जब दोनों ग्रुप आए थे तो ये भी उसके ग्रुप में शामिल हो गया और उसी के दरबार में थे। ठीक है। यहाँ पे देखो काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने यहाँ जो कुछ देखा उसका विवरण किया, मतलब उसको अपनी बुक में या नोटबुक में जहाँ पे लिखते थे उसको लिखा और दूसरों को बताया। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे।
ठीक है। पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। पहले ऐसा होता था कि राजा का बेटा राजा तो बनेगा, पर वो जो उसका पहला पुत्र होता था ना, पहला बेटा, वही राजा बनेगा। पर इसका जो बड़ा भाई था उसकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए वो राजा बने थे। उनके बहनोई यानी अपनी बहन के जो पति थे वो कन्नौज के शासक थे। कन्नौज आपको पता है ना कहाँ पे है, पीछे वाले मैप में आपने देखा था, ठीक है। यहाँ कन्नौज के राजा तो वो बन गए थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो वो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। बंगाल का जो राजा था उन्होंने क्या करा, मैप में आप समझो ध्यान से, बंगाल यहाँ पर है, ठीक है, इस साइड। तो बंगाल के राजा आए, कन्नौज पर अटैक करा। यहाँ के राजा जो कि इनके बहनोई जी थे उनको मार दिया। तो वो अपनी बहन के पति के मौत का बदला लेना चाहते थे और अपने बहनोई का भी। तो इस पे तो पहले उन्होंने क्या करा, अपना शासन जमा लिया, उस सैनिकों को भगा दिया और जाकर बंगाल के राजा पर भी गुस्से में उन्होंने अटैक कर दिया बदला लेने के लिए। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन, अपने कब्जे में लेकर और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तब उसके पास दोगुनी सेना हो गई थी, कन्नौज की भी और उसकी जो खुद की भी थी। आगे वे बताते हैं, मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगह पर नहीं मिली, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो काफी थे, बंगाल मगध पास पास में थे। जहाँ पे सफलता इसलिए नहीं मिली होगी क्योंकि देखो, या तो उसकी बड़ी सेना होगी, ठीक है, या तो वो जीत गए होंगे या फिर ये लोग वापस आ गए होंगे, दो चीजें हैं। अब वो हमें आगे बताते हैं, जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश, चालुक्य एक जगह का नाम है, नरेश का मतलब होता है राजा। जो चालुक्य का राजा था ना, पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया, ठीक है। अब आगे आप एक पॉइंट और पूछो। तो जब पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया, ठीक है, अब है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां यानी कि तारीफ। आपको पता है प्रशस्तियां वर्ड का मतलब होता है तारीफ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत मतलब कि साउथ इंडिया के साइड सबसे महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट राजवंश के थे। पल्लवों का राज्य उसकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, ठीक है। जबकि चालुक्य का राजा कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्य की राजधानी एहोले थी। एहोले एक जगह का नाम है, ये एलोरे की गुफा की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। उस राजधानी थी, इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, चाहे तो आप भी कर लो ताकि आपको याद रहे। ये एक प्रमुख यानी कि इम्पोर्टेंट व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक जहाँ पे लोग बिजनेस या व्यापार किया करते थे, इसीलिए इसको व्यापारिक बोला गया है। केंद्र यानी कि पॉइंट। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, मतलब कि वहाँ पे पूजा पाठ, भगवान का मानना, वहाँ पे मूर्तियां बना, ये सब बहुत हो गया, इसीलिए इसको धार्मिक केंद्र बोला गया है। जैसे कि हमारा मथुरा है, ठीक है, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। राजधानियों को क्यों बनाया जाता था कि राजधानी एक ऐसी जगह होती थी ना जहाँ से पूरे किंगडम को कंट्रोल किया जाता था, मेन काम वहीं पे हुआ करता था। अगर आप मेन चीज को खराब कर दो, ठीक है, तो राजा सैनिक वैनिक क्या कर पाएगा, जब यही यहाँ पे बहुत सारे सैनिक हुआ करते थे, ठीक है, उसके पास ज्यादा धन संपत्ति, खाने पीने की चीजें होंगी, ज्यादा रिसोर्स होंगे, इसी को कब्जा कर लो तो बाकी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसा वो लोग प्लान बनाते थे ना, राजधानी पे कब्जा करो, उसको अपना हथिया लो और समृद्ध शहर कहलाओ। पुलकेशिन कौन था? चालुक्य का राजा। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। इन्होंने बहुत सारे राज्यों और राजधानियों पर कब्जा करा। उसके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। 4 पीढ़ियों का इसलिए याद रहता है जैसे कि परदादाजी, दादाजी, ठीक है, पापा जी, उसका बेटा, या फिर इनके जो पापा होंगे, 4 पीढ़ी, इसीलिए चाचा से यह मिला है। आगे वे कहते हैं, रवि कीर्ति के अनुसार ये एक कवि थे, ठीक है, आपको इसका नाम ध्यान रखना है कि रवि कीर्ति एक कवि थे, राजा और महाराजाओं के दरबार में बैठा करते थे। उनके अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम, पूर्व यानी कि
ईस्ट, पश्चिम यानी कि वेस्ट, दोनों समुद्री तट इलाकों से अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का राजा पीछे जो आया था, उन्होंने बोला अगर ये जाएगा तो मैं कैसे जीतूंगा, तो इसको भी रोक दिया। हर्ष का अर्थ होता है आनंद होता है। यहाँ पर इस हर्ष का मतलब दिया है हैप्पी, ठीक है। उसने आनंद को रोक दिया कि ज्यादा खुश रहेंगे तो कहीं कोई प्लान से भटक ना जाए। ये है हर्ष राजा के बारे में बाद में आएगा। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। कांचीपुरम एक जगह का नाम है। उन्होंने दीवार के पीछे जाके छुपा लिया अपने आप को, बेसिकली बचाने के लिए, ठीक है। जो पल्लव का राजा था, जो हमें पहले उन्होंने बताया है, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन, ठीक है। तो उन्होंने बोला है पल्लव के जो राजा, उसके ऊपर आक्रमण किया, कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी क्योंकि पल्लव का राजा हार गया था, ठीक है। आपको इतना तक समझ आ गया है कि चालुक्य कितना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग कि वो बस किसी भी कीमत पे सबको हराकर आगे बढ़ना चाहता था। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। अल्पकालीन का मतलब होता है छोटे समय के लिए। छोटे समय मतलब वो चाहता तो बहुत था पर वो उतने समय नहीं था उसके पास। अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, ठीक है, क्योंकि सेना भी मरती जा रही होगी, उसकी बॉडी भी वीक हो रही होंगी। पल्लवों और चालुक्य के अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम साथ में पढ़ोगे। चोल वंश के बारे में आपने सिर्फ नाम पढ़ा था अभी पीछे, ठीक है। अभी आपने उसकी पूरी स्टोरी नहीं पढ़ी है ना, आपके इस सिलेबस में है, पर आपको सिर्फ नाम से अवगत करवा दिया। अब आपको बताया जा रहा है कि इन राज्यों का जो प्रशासन कैसे चलाया जाता था, उसका सिस्टम क्या था, मार्केट का, बाजार का, लोगों का आना जाना, टैक्स वसूलना क्या था। तो यह हमें इससे पता चलता है। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना। भूमि कर मतलब जमीन के लिए टैक्स लेना, ठीक है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, क्योंकि गांव में लोग बसते थे, खाने पीने की चीजें होती थी, उनके पास जानवर होते थे, व्यापारी वहां आते जाते थे, अपना काम चलाता था, इसीलिए उसका मेन अड्डा था प्राथमिक, फर्स्ट नंबर वाला। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए हैं। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सैन्य शक्तियों को रखने वाले लोगों को भी समर्थन के लिए जुटा लिया। जितने भी शक्तिशाली लोग थे उसको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, और अपने समर्थन का मतलब होता साथ देने के लिए जुटाया। इसके लिए कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। राजा का बेटा राजा, वो वाला। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था।